नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। मैं हूं रोहित कुमार। जैसे कि पिछली क्लास में आपने बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है 2, जिसमें आप पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। जिसमें पहले आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा था और अब आगे उसका भ्रूण कोश का विकास रह गया था, जो बीजांड की संरचना के बाद पढ़ाया था गुरु बीजांडधानी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, भ्रूण कोश के विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। देखिए, सक्रिय गुरु बीजाणु, जो एन का मतलब होता है अगुणित। अगर कहीं भी लिखा है 2n तो ये होता है गुणित, यानी नर और मादा के द्वारा ये गुणित हो चुका है। जब सिंगल होता है तो वो होता है अगुणित। यहाँ लिखा है सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। मादा की क्या है? युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर अधिकांश बीजांड काय का भाग घेरता है। अधिकांश किसका भाग घेरता है? बीजांड काय का भाग घेरता, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, भाग घेरता। और गुरु बीजाणु विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करता है, जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। जो किस पे चले जाते हैं? विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। कितने भागों का निर्माण करते हैं? 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं, जिसमें 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं तथा 4 केंद्रक निभाग होता है ऊपर, इसे कहते हैं निभाग। ये वाला निभाग की ओर चले या स्थित होते हैं। अब दोनों तरफ से एक एक केंद्रक केंद्र की दिशा में बढ़कर मिल जाते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कि मध्य वाली क्या होगी? अंड कोशिका। और जो इसके एक और ये होगी सहायक कोशिकाएं। तो यहाँ लिखा है 3 कोशिकाएं हैं और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं कौन सी बोली जाएंगी? ये और ये सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। बीजांड काय परिवर्तनशील भ्रूण कोश को भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? ये भोजन प्रदान करता है। देखिए, अब इसको समझिए। ये है भ्रूण कोश, जिसमें अभी 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन किया। ये कितनी बना दी? 2 कोशिकाएं। फिर इन्होंने समसूत्री विभाजन किया, फिर कितनी बना दी? कितनी बनाई? 4 कोशिकाएं। 4 कोशिकाएं का निर्माण किया। अब ये देखिए, जो केंद्र में है ये 2, मैंने कहा था ऊपर बताया कि 2 केंद्र में चली आती हैं, 3 इधर चली आती हैं, 3 इधर चली आती हैं। अब ये देखिए ऊपर, ये ध्रुवों की तरफ चली आई। ये देखिए इसी के समान है कोशिकाएं,
ये समान है, प्रति 7 यानी एक समान कोशिकाएं, और इसकी सहायक कोशिकाएं कौन है, ये सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, यहाँ भी ये सहायक कोशिकाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, परागकण के बारे में। अब हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए परागकण होता क्या है, पुष्प के बारे में हमने आपको बताया था कि परागण कहाँ होता है, और पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर हमने बताया था 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, बकरा, क्या बताया था हमने, स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए समझिए। स्त्री केसर क्या होगा, अंडक, अंडाशय, अंड होगा, वर्तिका होगा, वर्तिकाग्र होगा। ये किसके हैं, और ये है क्या, ये मादा भाग है। इसे हम जायांग भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, जायांग। अब नर भाग क्या होता है, पुंकेसर, ये कौन है, नर भाग है किसका। अब ये किसके, तंतु डंठल, तंतु डंठल का, तंतु डंठल, ये 2 भाग होते हैं, जैसे ये बताया था मैं आपको, बताया था। और ये इसके निचले भाग होते हैं, ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसे समझिए परागकण को। परागण क्या है, परागकणों के परागकोश वर्ताग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कोई चीज, जो पुष्प हैं उनके क्या है, परागकण, जो परागकण हैं वर्ताग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। यानी नर भाग कहाँ पहुंचता है, मादा से, यानी सीधी भाषा है, नर भाग मादा से पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये बात समझ गए, ये कह रहा है कि परागकणों के परागकोश वर्ताग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब ये भाई 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इसका अध्ययन करेंगे। स्वपरागण को देखिए, जब एक पुष्प क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्ताग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ ये है कोई पुष्प, इसी के परागण यहीं पहुंचे या इस पुष्प के परागण यहां पहुंचे, समझ लेना स्वपरागण की क्रिया। इसके परागण यहां से यहीं पहुंचे या इस पुष्प के यहां पहुंचे की क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण, या आप स्वपरागण कहते हैं। यानी जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प में या उसी जात के अन्य पुष्प में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन ये पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी। ये पुष्प कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे भाई। कोई अगर ये कहता कि स्वपरागण की क्रिया में किस तरीके के पुष्प होते हैं,
तो आपका आंसर होना चाहिए द्विलिंगी प्रकार के पुष्प होते हैं। इसे दोबारा समझिए, यानी एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प में या उसी जात के पौधे के अन्य पुष्प में, जैसे कि यहाँ अन्य पुष्प में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्लियर? अब पढ़िए पर परागण। पर परागण में क्या है? जब परागण समान जात के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जात के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को पर परागण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये हैं तो एक ही जात के, क्या हैं? एक ही जात के। यहाँ पर क्या हो रहा था? उसी पुष्प में हो रहा था, उसी पौधे के पुष्प में हो रहा था, लेकिन स्वपरागण में, पर परागण में क्या है? उसी जात के पौधों के मध्य हो रहा है। किसमें हो रहा है? उसी जात के पौधों के पुष्पों के मध्य होने वाली क्रिया को पर परागण कहते हैं। देखो डेफिनेशन बन सकती है, ऐसे पुष्प एक जात के हैं और वो दूसरी पुष्प वो भी किसका है? उसी जात का है, तो उन दोनों के मध्य होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? पर परागण कहते हैं। इस बात को समझिए आप। पर परागण क्या है? एक ही जात के पौधे हैं भाई दो, दोबारा समझिए, एक ही जात के पौधे कौन से हैं? दो। उनके पुष्पों के मध्य होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाएगी। इसे दो, ठीक है। अब पर परागण के कई प्रकार होते हैं कि ये भाई होता किस तरीके का? पर परागण कई प्रकार के द्वारा हो सकता है। पर परागण कई प्रकार से हो सकता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्प लगे हैं भाई, उनके परागण हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएं। जल, नदी के किनारे कोई नदी है भाई, उसके पास, नदी के पास में पौधा लगा है तो उसके परागण नदी में गिर गए तो वो दूसरी जगह जाके कहीं निषेचन करके पौधा जमा देते हैं। पक्षी द्वारा, पक्षी ने उसे उसमें अपनी चोंच डाली तो उस पर परागण लगे, वो अन्य पुष्प खाया, वो परागण लगे तो वो वहां से फर्टिलाइजेशन होगा तो वो अन्य पुष्प बनने की संभावना है। अब जंतु द्वारा, जंतुओं ने कोई चीज खाई फिर वो कहीं दूसरी जगह चली गई तो वो, तो ये समझिए कि ये कई 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 प्रकार से हो सकता है। जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, पक्षियों द्वारा हो सकता है, जंतुओं द्वारा। इस पे हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे की जो क्रिया है वो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन के इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं द्वि निषेचन की तरफ या दोहरा निषेचन। और ये किस में पढ़ रहे हैं? दोहरा निषेचन पुष्प के बारे में। और मैं एक बात बच्चों से कहना चाहूंगा कि बिना मेहनत के भाई कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि राजा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन राजा की चाहत रखते हैं, लेकिन गुलामों की तरह मेहनत करना सीखे तभी आप राजा बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये बात मेरी दिमाग में रखना। चल, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन, ये क्रिया होती है पुष्पों में। देखिए, नर एवं मादा जनन इकाइयों की इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं, जैसे कि मादा जनन और नर जनन। इकाइयां युग्मकों के संयोजन से, क्योंकि इन दोनों के संयोजन से ही से युग्मनज की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई निषेचन क्या है, नर
और मादा इकाइयों के युग्मकों के संयोजन से जो युग्मनज की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद क्या करता है? जब क्या करेगा? एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर नर, यहां लिखना है एक नर सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद नलिका द्वारा सहायक जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त होते हैं। दो नर अवमुक्त किए जाते हैं, यानी दो नर अवमुक्त किए जाते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक ये दोबारा सा लग गया, अंड कोशिका की ओर गति करता है। यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है, केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। यानी वो नर जो है इसके साथ गति करता है, केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके बाद एक द्विगुणित, यानी अगर कोई कहे युग्मक तो ये अभी कैसा है? एन, यानी अगुणित है। जब ये किसी युग्मक से अन्य युग्मक से क्रिया कर लेता तो क्या हो जाता है? इसे हम कहते हैं 2n। क्या कहेंगे? 2n। और जब 3 कर लेता, 3 से कर लेता तो 3n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ का युग्मक से जब संलयन कर लेता, पूर्ण संलयन कर लेता, उसके बाद द्विगुणित कोशिका जायगोट की रचना होती है, जिसके बाद एक द्विगुणित कोशिका जायगोट की रचना होती है। यानी ये देखिए, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, इसकी ये सहायक कोशिकाएं हैं। जब ये क्रिया करके एक कोई क्रिया करता, ये 2n बना लेती हैं। जब ये तीनों क्रिया करके बनाती हैं, क्या बनाती हैं? 3, यानी त्रिगुणित बना लेती हैं, यानी 3 बार फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसी चीज ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या बनाती हैं? जिसके बाद द्विगुणित जायगोट बनाती हैं। ये कैसा है? द्विगुणित जायगोट क्या है? द्विगुणित जायगोट की रचना करती हैं या होती हैं। दूसरा युग्मक केंद्रीय कोशिका में, दूसरा युग्मक ये देखो, केंद्रीय कोशिका है ये, केंद्रक कह सकते हैं या केंद्रीय ही लिख लो, केंद्रीय कोशिका देख लेना। यहाँ केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करते हैं, जिससे संलयित होकर त्रिगुणित, यानी हमने वही बताया था, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है त्रिगुणित, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3n के द्वारा। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसमें 3 कोशिकाएं जो अगुणित न्यूक्ली में सम्मिलित होती हैं, जिसमें त्रिसंलयन कहते हैं। इस क्रिया को यहाँ मिलने, यानी केंद्रकों को मिलने जो मिलती हैं ये 3, इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कहते हैं।
भ्रूण पट्टी में दो प्रकार के संलयन होते हैं, जैसे युग्मक संलयन, त्रिसंलयन। यानी संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस घटना को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। त्रिसंलयन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यहां समझिए, समझने में 3 कोशिकाएं हैं, 1 2। ये क्या करती हैं? अगुणित होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं और ये, लेकिन ये सम्मिलित रहती हैं, जिससे त्रिसंलयन कहते हैं। ये तीनों के इकट्ठे होने की क्रिया, जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये त्रिसंलयन यहाँ पे हो जाती हैं। यहाँ दोनों के मिलने पर 3 त्रिसंलयन कहते हैं। भ्रूण पट्टी में 2 प्रकार के संलयन होते हैं। भ्रूण पट्टी में कितने प्रकार के संलयन होते हैं? संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेता है। जब ये 2 संलयन हो जाते हैं, उसके स्थान पर कितना आ जाता है? 3n आ जाता है। इस घटना को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां होने के बाद यहाँ पे हुआ तो इसे क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन भी कहते हैं। त्रिसंलयन के बाद क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये आपकी इंपोर्टेंट बात, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई दोहरा निषेचन सबसे पहले किसने बताया, तो स्ट्रॉसबर्गर ने, किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में सबसे पहले दोहरा निषेचन के बारे में बताया था। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि दोहरे निषेचन के बारे में किसने बताया, तो स्ट्रॉसबर्गर ने कब बताया? 1884 में सबसे पहले इसके बारे में बताया। और नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है? एक समान होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखते हैं। और यहाँ निषेचन क्या है? नर और मादा की जो यूनिटें हैं, युग्मकों के संयोजन से जो युग्मनज बनता है उसे निषेचन कहते हैं। ये बात समझ लेना, नर और मादा द्वारा जो इकाई होती है उनके निषेचन से जो युग्मनज यानी जायगोट, युग्मनज को क्या कहते हैं? जायगोट की बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये बात ठीक है। अब बात समझें, निषेचन पश्च घटनाएं। कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे आप? निषेचन पश्च घटनाएं के बारे में आप पढ़ेंगे। अब भाई पढ़िए, ये लास्ट है, इसके बाद आप बीज पढ़ेंगे, फल वित्ती पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोहरे निषेचन के बारे में पढ़िए, निषेचन पश्च की घटनाओं के बारे में। दोहरे निषेचन के अंदर भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना है। जैसे कि यहाँ पे त्रिनिषेचन के बाद आपने 3 त्रिगुणित होने के बाद, त्रिगुणित होने के पास क्या बना? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष बनता है। क्या बना था? यहाँ पे भ्रूणपोष बन गया था। अब भ्रूणपोष के विकास की प्रक्रिया इसमें पढ़ेंगे, किसमें? निषेचन पश्च घटनाओं में। जैसे कि भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाओं के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, समझिए इस बात को कि दोहरे निषेचन के अंदर भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना है। और ये घटना जो है किसकी है? भ्रूणपोष और भ्रूण के विकास की अगली घटना है। बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने, यानी बीजांड जब परिपक्व होगा तो किसमें बदलेगा? बीज में बदलने की घटना है। तथा अंडाशय किसमें बदलता है? फल में बदलता है। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में बदलता है।
फल के रूप में विकसित होने की घटना ही क्या कहलाती है? निषेचन पश्य घटनाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आप पढ़ेंगे आप भ्रूणपोष क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे आप भ्रूण। तो इससे पहले पढ़िए भ्रूणपोष। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। ये क्लियर बात कि आवृत बीजियों में जो भ्रूणपोष बनेगा वो त्रिसंलयन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? त्रिसंलयन के द्वारा बनता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी जो भ्रूणपोष वृद्धि करेगा और किसको पोषण देगा? भ्रूण को देगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष, जैसे कि यहां पे देखिए ये क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष होते हैं जो बीज के अंदर बनते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का बार बार विभाजन करते हैं। यानी प्राथमिक जो भ्रूणपोष है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें एक कोशिकाएं किनारे की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो अगली पीढ़ी में क्या कर देती हैं? उसी भाग में समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने आप को बांट देती हैं। फिर ये क्या करेंगी? चार बनाएंगी। कितनी बनाएंगी? चार बनाती है। और कैसे? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का बार बार विभाजन होता है, एक त्रिगुणी भ्रूणपोष की रचना करते हैं। जब ये भाई बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रिगुणी भ्रूणपोष की रचना करते हैं। विकासशील भ्रूण की पोषक कला के लिए अपना उपयोग, विकासशील भ्रूण को पोषण के लिए, यहां लिखा है भाई, पोषण के लिए उपयोग में करते हैं। क्योंकि ये जो विकासशील जैसे भ्रूण बनता है, फिर इसे पोषण यानी इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल लोग करते हैं। देखिए भ्रूणपोष क्या है? आवृत बीजियों में भ्रूणपोष की त्रिसंलयन के, अब भ्रूणपोष बनेगा कैसे? त्रिसंलयन के द्वारा। और ये वृद्धि करके अपने भ्रूण को पोषण देता है। अपने किसे देता है? भ्रूण को पोषण देता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का बार बार विभाजन करता है, बार बार विभाजन, और त्रिगुणी भ्रूणपोष की रचना करते हैं। भ्रूणपोष क्या करता है? बार बार विभाजन करता है। विभाजन करने के बाद त्रिगुणी भ्रूणपोष की रचना करता है। विकासशील भ्रूण की पोषण के लिए उपयोग, इसे जो विकासशील जो भ्रूण है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसको? भ्रूण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भ्रूण के बारे में। भ्रूण क्या है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, समझ लो। भ्रूणकोश बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होते हैं। जैसे कि हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ऐसी ये जुड़े हुए थे, ऐसे था, ऐसे था। तो यहां क्या लिखा है? जहां पर बीजांड द्वार के सिरे पर, सिर कहां पर है? यहां पर। और भ्रूण कहां बनेंगे? यहां बने। बीजांड द्वारी सिरे पर भ्रूण का विकास होता है, जहां पर इगुमनज स्थित होता है। इगुमनज कहां से? अब जैसे दूसरे पुष्पों से आएगा, इगुमनज दूसरे पुष्पों पे आएगा और ये क्या कर देगा? 2n का निर्माण कर देगा, स्थित होता है। अधिकतर इगुमनज विभाजित होते हैं। अधिकतर इगुमनज कैसे होते हैं? विभाजित होते हैं। एक निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित होता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है, यानी भ्रूण जो है, भ्रूणकोश एक सीमा तक अपने आप को विकसित करता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन
होता है। एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, दोनों में समान होता है। कैसा होता है? दोनों में समान होता है। भ्रूण वृद्धि करता है और अलग अलग आकार का बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि भ्रूण सब में एक ही जैसा बनता है। उसकी संरचना यानी भ्रूण वृद्धि करता है और अलग अलग आकार का अलग अलग आकार का होता है, या कह सकते हैं दिखने में अलग दिखता है। तो ये बात समझ में आई कि भ्रूण कैसे बनता है भाई। भ्रूण कोश क्या है? बीजांड द्वार के सिरे पर विकसित होते हैं, जहां पर इगुमनज स्थित होता है। अधिकतर इगुमनज कैसे होते हैं? विभाजित होते हैं। एक निश्चित सीमा तक भ्रूण कोश विकसित होता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में समान होती है। भ्रूण वृद्धि करता है और इसकी आकृति और अलग अलग आकार का होता है। ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग अब पढ़ेंगे बीज के बारे में। देखिए, बीज जो है वो द्विनिषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। यानी बीज जब बनेगा, नर और मादा जायंग आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ही बीज का निर्माण होता है। जैसे कि अभी पढ़ चुके हैं आप। द्विनिषेचन यानी द्विनिषेचन को हम किससे देखते हैं? द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। किसमें परिवर्तन होंगे? बीजांड में कई परिवर्तन होंगे। किसके तरह? द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो है वो किसमें परिवर्तित होते आता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के दोनों आवरण से आवरण का निर्माण होता है। बीजांड आवरण का यहाँ पे लिखना है बीजांड आवरण का निर्माण होता है। वह आवरण से बीजचोल यानी बाहरी आवरण से क्या बनता है? बीजचोल तथा अंतःचोल आवरण का निर्माण होता है। यानी यहां देखिए, बीजांड आवरण, फिर क्या है? ये भ्रूणपोष है। ये क्या है? बीज पत्रक है। बीजांड क्या लिखा है यहाँ पे? निर्माण होता है। बाह्य आवरण से बीजचोल तथा अंत आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है। अंत आवरण से किसका निर्माण होता है? अंत कवच का निर्माण होता है। बीजांड ग्रंथ से जिस स्थान पर जुड़ा होता है वह नाभिका कहलाता है। यानी बीजांड वृक्ष से जो बीज जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम के रूप में बीजावरण पर उपस्थित रहता है। यानी हाइलम के रूप में बीजावरण पर उपस्थित रहता है। लेकिन बीज में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे बीज संतृप्त यानी ड्राई अवस्था में, सूखी अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार आवरण से घिरी संरचना को बीज कहते हैं। ये देखिए बीज की संरचना है, जिसे बाहरी आवरण,
और भूणपोष बीज पत्रक के रूप में बांटा गया है। ये देखिए बाहर फल वित्ती है, ये भूणपोष है। ठीक है, इसे कहीं समस्या हो तो दोबारा देखिए। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन क्या होते हैं? बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसकी क्रिया के? निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे पढ़िए। बीजांड बीज से में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के दोनों आवरण से बीजांड आवरण का निर्माण होता है, यानी बाहरी आवरण से बीजांड चोल अंतःचोल आवरण का निर्माण होता है। बाह्य आवरण से बीज चोल तथा अंतः आवरण से किसका निर्माण होता है? अंतः कवच का निर्माण होता है। बीजांड व्रण जिससे वो जुड़ा होता है, बीजांड व्रण जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे क्या नाभिका या हाइलम के रूप में बीजांड व्रत पर उपस्थित रहता है। लेकिन धीरे धीरे बीज की जो है पानी की मात्रा कम होने लगती है और बीज जो है ड्राई अवस्था में चला जाता है। फिर वो क्या होता है इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे ड्राई अवस्था में चला जाता है। फिर इस प्रकार के आवरण से एक घिरी संरचना होती है, यानी सूखे कवच में घिरी, यानी देहाती भाषा में कहें कि घिरी हुई है, किसी सूखी परत से घिरी हुई संरचना। यानी बीज के ऊपर, जैसे चना देखा होगा आपने, मक्का देखी होगी, गेहूं देखा होगा, उनके ऊपर एक सूखी अवस्था या ड्राई एक कवच चढ़ा होता है। उसी संरचना को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फल का निर्माण। किसको पढ़ेंगे? फल। ये बोर्ड में पूछा गया, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, फल एक परिपक्व अंडाशय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? फूल कर। जिस समय बीज बन रहे होते हैं किसमें? अंडाशय में, उसी समय अंडाशय क्या करेगा? फूल जाता है और रसीला हो जाता है एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। यहां तक बात समझिए। अंडाशय एक, यानी फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय भित्ति परिपक्व अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। देखिए, परिपक्व जो अंडाशय है उसी से फल भित्ति का निर्माण होता है और फल भित्ति जो है वो 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बटी है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, यानी ये अंदर की तरफ होगी। यानी ऐसी कोई चीज ये लो, इसे बाह्य कहेंगे, इसे मध्य कहेंगे और इसे अंतः कहेंगे। किसे कहेंगे? अंतः। इसे अंतः कहेंगे। जैसे कि यहाँ डायग्राम में अभी समझा रहे हैं। पहले इसे डेफिनेशन को क्लियर करिए। फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं किसमें? अंडाशय में, उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है और फल भित्ति जो है वो 3 भागों में बटी होती है। देखिए, ये अंदर की फल भित्ति है, इसे मध्य भित्ति कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? बाहरी फल भित्ति। ठीक है, ये सेब की काट है, ये स्ट्रॉबेरी की काट है। क्लियर? फल भित्ति। अब इसे एक नोट देखिए। ये तो क्लियर हो गया फल भित्ति, ये हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको। कुछ पादपों में
फल निर्माण में पुष्पासन, दलपुंज, बीजा बहादलपुंज आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि जो भाग लेते हैं, ऐसे फल को क्या कहेंगे? आभासी। कोई भी पूछ सकता है कि आभासी फल क्या है, तो उसमें कहेंगे पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज भाग लेते हैं, उसे फल को क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। असंग जनन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये क्या होता है कि इसमें जो भ्रूण है वो अगुणित रहता है। कैसा रहता है? भ्रूण अगुणित रहता है और अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है। इसकी अन्य भ्रूण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, समझते हैं। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये बात सही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि सामान्य तौर पर बीजों का जो निर्माण होगा वो निषेचन के रूप में होता है, लेकिन कुछ में बिना निषेचन के ही अंडे से भ्रूण का विकास हो जाता है। यानी इसमें क्या है? इसमें जैसे कि मान लो कोई एक युग्मक है और वो युग्मक अपनी जैसी संतानों को बना रहा है। क्या बना रहा है? वो अपनी जैसी संतानों को बना रहा है, दूसरे युग्मक की जरूरत नहीं। जैसे कि सामान्य तौर पर क्या होती है, जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो उसे किसकी जरूरत होगी? शुक्राणु की। और किसकी जरूरत होगी? अंडाणु की, यानी अंड की। इनके तभी तो N2 बनेगा। लेकिन इसमें क्या है? असंग जनन में इसमें अगुणित, यानी अगर ये है, यानी कहने का मतलब कोई भी एक युग्मक है, एक, ये ही दूसरी संतानों को N के रूप में बनाता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण दिखाएंगे। यानी सामान्य तौर पे तो निषेचन के परिणाम स्वरूप ही बीज बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो अपवाद हैं, जैसे कुछ में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार के भ्रूण को अगुणित कहते हैं, जैसे कि आयनोथेरा, धतूरा, आलू। ये जो है अन्य युग्मक, यानी आप देखो धतूरा तो हम लोगों के यहाँ जनरली जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि धतूरा क्या होता है, कांटे जैसा होता है। आलू तो सभी को पता है, आलू तो सभी को पता है। तो ये क्या करता है? इस कोई कहे इसका युग्मनज कैसा होगा, तो N होगा, 2N नहीं होगा। और आप ये गलत कर दें, कोई भी अगर कहे कि आलू में युग्मनज एक है क्या दो है, या मेल फीमेल दोनों है, तो आपको ये गलत मत करके आना। आलू जो क्या है? अगुणित कोशिका है। आलू में कैसी है? अगुणित कोशिका है। अब हम ये समझ गए। अब इसे पढ़ेंगे बहुभ्रूणता के बारे में। यानी भ्रूणता कैसी होगी? एक बीजांड, बहुभ्रूणता को पढ़ रहे हैं आप, समझिए बहुभ्रूणता को। एक बीजांड या एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता से ही समझ में आ रहा है कि एक बीजांड या एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इससे युग्मनज एक या दो भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते। बहुभ्रूणता क्या है? एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें युग्मनज एक या दो भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग भ्रूण का निर्माण करता है। जैसे क्या हमने बताया था प्लूमेरिया कट जाता, वैसे ही है क्या भ्रूण जो है एक या तीन भागों में या चार भागों में बढ़ता है और वो क्या करता है? बहुत से भ्रूणों का निर्माण करता है। और ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई पढ़िए।
देखिए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और